नमस्कार दोस्तों आज की इस ईडियम एंड फ्रेज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और ये जो है आज हमारी सेकंड क्लास ईडियम एंड फ्रेज की होने जा रही है। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये ईडियम एंड फ्रेज की जो सीरीज है इसमें हम मैक्सिमम सभी ईयर्स के जो ईडियम फ्रेज है वो स्टार्ट कर रहे हैं या आप करेंगे आगे। और 2021 के जो ईडियम्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ ईडियम्स कराए थे विद ट्रिक्स, और आज भी हम कुछ ईडियम्स कर रहे हैं विद ट्रिक्स। चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। एंड दिस ईडियम सेज व्हाट इजी मनी, यानी आसानी से क्या मिल जाए पैसा। देखो इस ईडियम की है ना ऑपोजिट ईडियम मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में कराई थी, और वो ईडियम क्या थी, मैंने आपको कहा था कि मनी जो है वो मतलब पैसे जो है ना वो पेड़ों पर नहीं उगते हैं। तो हमने वो ईडियम क्या पढ़ी थी कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तो यहाँ पर मैंने मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज का मतलब क्या बताया था कि जो पैसे हैं वो बहुत हार्ड अर्नड होते हैं, इतनी आसानी से अर्न नहीं होते हैं और बहुत लिमिटेड है। तो इसका आंसर हमने पढ़ा था कि मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड। तो ये तो हमने ईडियम क्या की थी कि जो पैसे हैं वो पेड़ों पर नहीं उगते हैं। लेकिन यहाँ हम ईडियम क्या कर रहे हैं, इजी मनी। इजी मनी यानी आसानी से मुझे पैसे हासिल हो जाए, मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें आपको एफर्ट्स ज्यादा न लगाने पड़े और आपको वो चीज मिल जाए। और ऐसी जो चीज होती है ना यूजुअली जिसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते वो यूजुअली है ना इलीगल तरीके से ही कमाई जाती है। तो जिसको अपन कहते हैं ना 2 नंबर का, तो वो 2 नंबर की चीज है जो अपन बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज ये एक ऐसी ईडियम है जिसमें पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं अर्न होता है। जबकि इजी मनी का मतलब क्या है, पैसे आसानी से मिल जाना, यानी मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली। और ऐसा पैसा जिसमें ज्यादा आपके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं वो यूजुअली कैसे अर्न किया जाता है, इलीगली अर्न किया जाता है। तो इजी है इस ईडियम को याद करना, इजी मनी यानी मनी का कैसे मिलना, इजीली मिल जाना, यानी बिना किसी एफर्ट के या ज्यादा एफर्ट्स किए बगैर मिल जाना। चलिए अगली ईडियम पे चलते हैं, टू बरी द हैचेट। नाउ इस ईडियम में जो हैचेट वर्ड है इसका बेसिकली मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, तो यूजुअली ओल्डन टाइम्स में लड़ाई के लिए गन वगैरह तो होती नहीं थी, जैसे आजकल तो क्या होता है जरा सी लड़ाई हुई गोलियां चल जाती है। तो पहले गोलियां नहीं हुआ करती थी, तो गन की जगह पर पहले के जो गांव में लोग होते हैं ना, आज भी साउथ की मूवीज में अगर आप देखेंगे तो यूजुअली जो लड़ाई होती है उसके लिए जो गांव के जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने खेती के दौरान जो औजार यूज होते हैं ना उसी को लेकर के आ जाते हैं लड़ाई में। और वो यूजुअली जो औजार यूज होता है, जो टूल यूज होता है वो होता है कुल्हाड़ी। तो यूजुअली वो लड़ाई किससे की जाती है, कुल्हाड़ी से। यहाँ पर ये कह रहा है आपने हैचेट क्या कर दिया है, बरी कर दिया है। बरी का मतलब होता है गाड़ना। तो अगर आपने किसी कुल्हाड़ी को गाड़ दिया है तो ऐसा माना जाता है कि आप लड़ाई को क्या करना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने कुल्हाड़ी को गाड़ दिया है, बरी कर दिया है, तब तो आप लड़ाई को रोकना चाह रहे हो। मीन यू आर ट्राइंग टू एंड अ क्वेरल, मतलब आप चाह रहे हो कि ये लड़ाई और झगड़ा यहीं समाप्त हो जाए। लेकिन इसी पे एक उल्टी इडियम और आती है जिसका मतलब होता है टू टेक आउट द हैचेट, यानी आपने हैचेट को क्या किया है, आपने हैचेट को निकाल लिया है। टेक आउट का मतलब क्या होता है, निकाल लेना। टू टेक आउट द हैचेट में हैचेट को निकाल लिया है, यानी आप चाहते हो कि लड़ाई हो। तो अगर आपको कोई लड़ाई स्टार्ट करनी है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ क्वारल, आप चाहते हो लड़ाई करना, तो आप हैचेट को निकाल लो। और अगर आप चाहते हो लड़ाई को एंड करना तो आप हैचेट को बरी कर दो। तो ये दोनों ईडियम आपस में वाइस वर्सा है। उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी। टेक आउट द हैचेट यानी कुल्हाड़ी को निकालना है, यानी लड़ाई को स्टार्ट करना है। एंड बरी द हैचेट में कुल्हाड़ी को गाड़ना है, यानी आपको लड़ाई क्या करनी है, स्टॉप करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हैचेट का मीनिंग जो है कुल्हाड़ी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईडियम है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। देखो मैं यूजुअली है ना ईडियम एंड फ्रेज में सेंटेंस रीड आउट नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि आप लोग जो है वो ईडियम एंड फ्रेज सेंटेंस के बना पर करें। नो डाउट सेंटेंस को पढ़ने के बाद कई बार हमें ईडियम का मीनिंग जो है ना वो इजीली क्रैक हो जाता है, बट एग्जाम में जरूरी नहीं है ना कि सेंटेंस आए, इसीलिए हम ईडियम को ईडियम से ही याद करेंगे। देखो ये बोल रहा है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, इस ईडियम को कैसे याद करें मैम, तो इस ईडियम को आप कुछ ऐसे याद करें कि आपका एक इम्पॉर्टेंट पेपर, यानी एक ऐसा पेपर
जिसपे कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई थी, वो पेपर जो है ना आपका हवा में उड़ गया। अब अगर वो हवा में उड़ गया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गिरा है। वो जिस जगह गिरा है ना, वो जगह वहां पर बहुत सारे क्या थे, पत्थर ही पत्थर थे, यानी स्टोन्स ही स्टोन्स थे। यानी एक आपका इंपॉर्टेंट पेपर हवा में उड़कर कहीं गिर गया और जहां वो गिरा है वहां बहुत सारे क्या थे, स्टोन्स ही स्टोन्स थे। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर था तो आप इसे छोड़ तो नहीं सकते। अब ये यहीं कहीं गिरा है, इन स्टोन्स के ही बीच में है, तो आपने देखा हर स्टोन को पलट कर, यहाँ तो नहीं गिरा है, कहीं यहाँ तो नहीं गिरा है, कहीं यहाँ तो नहीं गिरा है। देखो आप एक भी पत्थर नहीं छोड़ोगे, आप सारे पत्थर टर्न करके देखोगे, उठा करके देखोगे कि कहीं आपका पेपर कहीं यहाँ तो नहीं गिरा है। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने एक भी स्टोन छोड़ दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि जो स्टोन मैंने छोड़ा ना उसी के नीचे मेरा पेपर था। ठीक है, तो आप सारे ही स्टोन टर्न करके देखोगे कि मेरा पेपर यहाँ तो नहीं है। इस इडियम का यूजुअली मतलब क्या है, आपने उस पेपर को ढूंढने के लिए सारे पत्थर टर्न किए, यानी आपने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए उस पेपर को ढूंढने के लिए। यानी जब आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो तो उस गोल को अचीव करने में जब आप सारे एफर्ट्स लगा देते हो तब आप ये इडियम कहते हो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई पत्थर आपने नहीं छोड़ा टर्न करे बगैर, आपने हर पत्थर को टर्न किया है, तभी जाकर आपको इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर मिलेगा। उम्मीद है आपको याद हुई। तो यहाँ पर क्या बोलूँ मैं, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी आपने हर पॉसिबल एफर्ट किया है उस पेपर को ढूंढने का। कैसे किया है? हर एफर्ट में आपने हर पत्थर को पलट करके देखा है, कहीं मेरा यहाँ तो नहीं था पेपर, यहाँ तो नहीं था, मतलब आपने हर एक पत्थर को टर्न किया है, एक भी पत्थर को छोड़ा नहीं है। तो उम्मीद है ये इडियम आपको याद हो गई होगी, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। आगे बढ़ते हैं, होल्ड द की। देखो आपने चाबी ही पकड़ रखी है, चाबी ही पकड़ रखी है, यानी चाबी ही आपके हाथों में है। अगर चाबी ही आपके हाथ में है तो सारा कंट्रोल ही आपके हाथ में है। कहते हैं ना भाई, इसके कंट्रोल की चाबी तो इसके हाथों में है। यानी कि अगर आपके हाथ में किसी चीज की चाबी ही है, आपने किसी की चाबी ही पकड़ रखी है, यानी सारा कंट्रोल ही आपके हाथों में है। जैसे शादी वगैरह में क्या होता है, एक ऐसा रूम जिसके अंदर सारी कीमती चीज रखी हुई है, अगर उस कीमती रूम की चाबी ही मैंने आपको पकड़वा दी है, यानी कि सारा का सारा कंट्रोल ही मैंने क्या दे दिया है, आपको दे दिया है। तो किसी भी चीज पर क्या हो, अगर आपका कंट्रोल है, इसका मतलब उस चीज की चाबी ही आपके हाथों में है। उम्मीद है आपको याद हो गई। होल्ड द की मतलब टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। आगे बढ़ते हैं, अ टाइट कॉर्नर। देखो बेसिकली मैं आपको इस इडियम को इसकी स्टोरी से भी बताऊंगी, यानी इसके ओरिजिन से भी बताऊंगी कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, और फिर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको, जिससे दोनों से याद हो जाए बेस्ट है ना, याद करना हमारा पर्पस है। ये जो टाइट कॉर्नर इडियम है ना, ये बेसिकली आई तो बॉक्सिंग से है। कैसे आई है? जैसे आपने बॉक्सिंग रिंग देखी है, तो बॉक्सिंग रिंग में है ना ये कॉर्नर्स होते हैं, और जब कोई बॉक्सर अपने ओपोनेंट को इन कॉर्नर पे जाकर के पकड़ लेता है, मतलब ये ओपोनेंट यहाँ पे गिर गया है, बॉक्सर यहाँ पे गिर गया और ओपोनेंट यहाँ पर है। अब ये ओपोनेंट है ना, इसको कोई चांस नहीं दे रहा है जीतने का, और इस वाले बॉक्सर के लिए ये जो सिचुएशन है, ये कैसी सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन अब इसके लिए डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ से भाग नहीं सकता, इसे अपने ओपोनेंट को सामना करना ही पड़ेगा। इसे धक्का देके या इसे मारकर ही या तो यहाँ से या यहाँ से निकल सकता है, बाकी और कोई चांस नहीं है। तो यानी बॉक्सिंग में जब कोई कॉर्नर में फंस जाता है टाइटली, तो वो उसके लिए कैसी सिचुएशन होती है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो ये तो मैंने आपको इसके ओरिजिन से पढ़ा दिया। अब अगर आपको ये याद भी करना है तो आप एक ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हो। कैसे? आप इसे कपड़ों से याद कर सकते हो। जैसे जब हम कई बार कपड़े पहनते हैं ना, और उन कपड़ों के यदि कॉर्नर यानी जो साइड की सिलाई है वो यदि टाइट होती है, कई कपड़े जिनकी मतलब एकदम फिटिंग के अगर हम पहन लेते हैं, जिनके कॉर्नर एकदम टाइट है, तो वो जो कपड़े हैं ना, वो आपके लिए कैसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन। हालांकि इसका कई बार एग्जाम में आंसर अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी दिया गया है। अनकंफर्टेबल क्यों? अनकंफर्टेबल सिचुएशन का मतलब है ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अनकंफर्टेबली महसूस कर रहे हैं। तो चाहे आप इसे कपड़ों से याद कर लें कि आपने ऐसे कपड़े पहन रखे जिनकी कॉर्नर यानी साइड की सिलाई टाइट है,
तो वो आपको कैसा बना रही है, डिफिकल्ट आपके लिए वो सिचुएशन बना रही है या अनकंफर्टेबल वो सिचुएशन बना रही है। या तो आप इसे ऐसे याद कर लें या फिर आप इसे बॉक्सिंग से याद कर लें कि अगर किसी ओपोनेंट को कॉर्नर में टाइटली पैक कर दिया जाता है तो वो सिचुएशन उसके लिए डिफिकल्ट हो जाती है वहां से बचकर निकलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है निप इन द बड। देखो निप का मतलब होता है मार देना, निप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। देखो ये जो अगर आपने किसी चीज को खत्म किया है तो उसका बड ही खत्म कर दिया। अब मैम यहाँ पर बड का क्या मतलब है, तो डेफिनेटली इस इडियम में जो बड है ना वो है किसी भी चीज का, कहते हैं ना छोटा सा प्लांट, यानी कि कली ही बनी थी और आपने कली को ही तोड़ दिया, यानी शुरुआत में ही तोड़ दिया। अगर आपने कली को ही तोड़ दिया तो वो आगे चल के ना तो लीफ बनेगी और न ही वो आगे चल के फ्लावर बनेगी। आपने शुरुआती ही दौर में उस बड को यानी उस कली को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया, ताकि वो आगे चल के लीफ या फ्लावर ना बन सके। अब ये इडियम क्या कहती है, ये इडियम ये कहती है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी प्रॉब्लम जो नेगेटिव प्रॉब्लम है या कोई ऐसी सिचुएशन जो नेगेटिव है, यानी कि किसी प्रॉब्लम को या किसी नेगेटिव सिचुएशन को अगर आपने अर्ली स्टेज पे ही खत्म कर दिया, शुरुआती ही दौर में, यहाँ पर अर्ली स्टेज एक बट से दर्शाया गया है, तो आपने अगर इसे एक अर्ली स्टेज पे ही खत्म कर दिया तो ये आगे चल के वर्स्ट नहीं होगी या ये आगे चल के प्रॉब्लम बड़ी नहीं बनेगी। तो किसी भी प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में या शुरुआती ही एज में खत्म कर देना वो इडियम क्या कहलाती है, निप इन द बड। तो मैं इसका राइट आंसर क्या टिक करूं, टू डिस्ट्रॉय अर्ली। अर्ली स्टेजेस में किसी चीज को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। नेक्स्ट है स्टिकी फिंगर्स। देखो स्टिकी फिंगर्स जो इडियम है ना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है कि अगर मैं आपके फिंगर्स पर यानी उंगलियों पर कुछ स्टिकी सी चीज लगा दूं तो ये स्टिकी सी चीज ये जो फिंगर्स पर लगी है ये क्या करेगी, या आपके सामने रखी जो वस्तुएं हैं उसे अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि आपके हाथों पे चिपचिपी चीज लगी है और ये चिपचिपी चीज उन वस्तुओं को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सही है, मतलब अट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर आपके हाथों में कोई चिपचिपी चीज है तो वस्तुओं को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब ये इडियम का कनेक्शन कहाँ से है, तो इस इडियम का कनेक्शन है चोरों से। चोरों से कैसे है कि चोरों के हाथों में ऐसा कहा जाता है, उंगलियों में ऐसा कहा जाता है कि कोई स्टिकी सी चीज लगी होती है जिसके कारण वो हमेशा स्टील करने के लिए यानी चोरी करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। यानी उनके अंदर चोरी करने की क्या होती है, लालसा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनकी उंगलियों में स्टिकी चीज रखी है जो कि वस्तुओं को अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी कि ये स्टिकी चीज इन चोरों के अंदर अपने आप ऐसी अट्रैक्शन पावर देती है कि ये सामने रखी वस्तुओं को क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो वहीं से ये इडियम है कि नेचुरली जो चोर होते हैं, मतलब उन चोरों के हाथों में या उंगलियों में नेचुरली कुछ ऐसी चीज स्टिकी सी लगी हुई है जो अपने आप सामने रखी वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो उसे स्टील कर लेता है। यानी कि एन इंक्लाइनेशन टू स्टील, यानी उनके अंदर हमेशा चोरी करने की ललक ही पैदा रहती है। तो ये इडियम कहाँ से आई है, चोरों से, जिनकी फिंगर्स कैसी रहती है, स्टिकी, जो सामने रखी वस्तुओं को अपने आप अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यानी एन इंक्लिनेशन टू स्टील का मतलब क्या होता है, टू हैव स्टिकी फिंगर्स। आगे बढ़ते हैं, अ ग्रीन हॉर्न। देखो ये जो ग्रीन हॉर्न है ना, ये इडियम कैसे आई है, इस इडियम को मैं एक तो कनेक्ट करूंगी प्लांट्स से, लीव्स से। जब किसी पेड़ पौधों की नई नई पत्तियां खिलती है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, तो आपने देखा वो ग्रीन होती है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है ना वो दिखाया गया है कि ये जो चीज़ है ये या तो इमेच्योर है और या फिर यंग है, यानी बहुत अर्ली स्टेज पर है, इसलिए इमेच्योर है। और ग्रीन हॉर्न वर्ड क्यों बोला, ये ग्रीन हॉर्न रिजेंबल करता है एनिमल्स के लिए भी, यानी कि ये बता रहा है ऐसे एनिमल्स जिनके हॉर्न ग्रीन है, हरे रंग के हॉर्न। ग्रीन हॉर्न से मतलब है जिनके हॉर्न्स कैसे हैं, बहुत यंग है, मतलब अभी नए नए ही इनके हॉर्न यानी कि सींग निकले हैं। तो ऐसे एनिमल्स को अभी ढंग से लड़ना नहीं आता है, यानी कि ये एनिमल्स प्लस प्लांट्स दोनों के लिए यूज होती है। और ये क्या शो करती है कि जो व्यक्ति है ये कैसा है, अनएक्सपीरियंस्ड है, यानी अभी इसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ताजा ताजा खेल में आया है। तो वो अनएक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए हम बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। ग्रीन रिजेंबल्स प्लांट्स
जो कि नई नई पत्तियों को शो कर रहा है, अभी मेच्योर यंग लीव्स है। हॉर्न का मतलब सींग, यानी कि नए नए सींग आए हैं, नए नए सींग आए हैं, यानी कि अभी उन्होंने लड़ना ही सीखा है, उन्हें ढंग से लड़ना नहीं आता है। अब अगर इस ईडियम को हम इंसानों से रिलेट करें तो ह्यूमन बींग्स के लिए ये ईडियम यूज होती है इनएक्सपीरियंस्ड के लिए, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो अभी नया नया ही खिलाड़ी आया है, जिसको हम नोवाइस भी कहते हैं, यानी जिसके अंदर अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवी ये नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये ग्रीन हॉर्न क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, कहते हैं ना इसका तो पूरा हृदय ही परिवर्तन हो गया, मतलब ये आया था तब किसी और सोच से आया था, मान लो पॉजिटिव सोच रहा था, तो अब इसका हृदय परिवर्तन हो गया और ये नेगेटिव सोचने लग गया। या अगर ये पहले नेगेटिव सोच रहा था तो अब जो है इसका हृदय परिवर्तन हो गया और ये क्या सोचने लग गया, पॉजिटिव। यानी जब किसी के ओपिनियन में कंप्लीटली चेंज आ जाए, तो यानी चेंज वंस ओपिनियन, कंप्लीटली बदल गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया है, उसे कहते हैं हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी उसका हृदय ही क्या हो गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है, यानी उसके ओपिनियंस जो हैं वो पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, बदल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बैकआउट, बैकआउट यानी आपने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पीछे खींच लेना यानी कि आपने क्या कर लिया है, उस चीज से अपना नाम वापस ले लिया है ना, यानी कि अब आपने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है, आपने पीछे अपने हाथ खींच लिए हैं, यानी अब आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, पहले कर रहे थे लेकिन अब आपने क्या कर लिया है, बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है, कहते हैं ना लड़ने जा रहा था लेकिन एक कदम मैंने अपना क्या कर लिया, पीछे खींच लिया। तो एक कदम पीछे ले लेना का मतलब है पीछे ले लेना, तो एक कदम पीछे ले लेने का मतलब है कि अब आप लड़ना नहीं चाहते हो, यानी कि आपने अपना नाम क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ऑन पर्पस, ऑन पर्पस यानी आप किसी मकसद पर हो, यानी कि आपने ये काम जो किया है वो किसी मकसद से किया है, और मकसद से अगर आपने ये काम किया है तो डेफिनेटली आपने ये काम क्या किया है, जानबूझकर किया है, यानी ये काम ऐसे ही तो नहीं हुआ है। तो मकसद से किया गया काम हमेशा जानबूझकर होता है, और मकसद का मतलब ही क्या होता है, ऑन पर्पस, जिसको आप कहते हैं इंटेंशनली, यानी ये काम आपसे जानबूझकर हुआ है। यू डू हैव अ पर्पस टू डू दिस वर्क, आपका कोई ना कोई मकसद था इसे करने का, इसलिए ये हुआ है। तो जब कोई चीज ऑन पर्पस होती है, इंटेंशनली होती है, जानबूझकर होती है, तब हम कहते हैं कि इसके पीछे इसका जरूर कोई ना कोई मोटिव था या मकसद था। आगे बढ़ते हैं। स्मूथ सेलिंग, सेलिंग का मतलब है किसी चीज का बहना, सेल आउट होना, और वो सेलिंग कैसी हो रही है, स्मूथ। तो जब नाव सेल करती है, जब नाव पानी में सेल करती है, और वो नाव कब तक सेल करती है स्मूथली, जब तक कि आगे कोई ना कोई डिजास्टर ना आए। और अगर उस नाव की स्मूथ सेलिंग चल रही है, यानी आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, आसानी से, यानी बिना किसी मुसीबत के वो नाव जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। अगर वो नाव बिना किसी मुसीबत के आगे बढ़ती जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि इस नाव की कैसी हो रही है, स्मूथ सेलिंग। जैसे कि अगर आप अभी लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, यू आर इन अ स्टडिंग एज, तो अगर आपकी पढ़ाई बहुत आसानी से चल रही है, बिना किसी हर्डल के, बिना मुसीबत के, तो आप अपने लिए ईडियम यूज कर सकते हैं स्मूथ सेलिंग, कि मेरी नाव मस्त तरीके से तैर रही है, अपने आप आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर आपकी स्मेलिंग स्मूथ चल रही है, यानी आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, इजीली हो रही है, बिना रुकावट के। आगे बढ़ते हैं। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ओन मतलब खुद की ट्रम्पेट, खुद की ट्रम्पेट मतलब पुपाड़ी, यानी खुद की पुपाड़ी खुद ही बजाना, खुद की पुपाड़ी खुद बजाना, यानी खुद की तारीफों के पुल जो है वो खुद ही बांधे जा रहे हो, कोई और आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। तो आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, अपनी डफली अपना राग, यानी अपनी डफली के राग मैं खुद ही गाए जा रही हूँ, खुद की तारीफ खुद ही करे जा रही हूँ। तो इस इडियम को कहते हैं ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, यानी बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटीज, यानी मैं अपनी क्वालिटीज की जो डींगे है ना वो हाँकती जा रही हूँ। तो बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना, यानी कि जब कोई डींगे हाँकता है, लंबी लंबी फेंकता है, कहते ना ये तो फेंक रहा है, लपेट रहा, तो यानी फेंकता जा, मैं लपेटता जा रहा हूँ। तो जब कोई अपनी तारीफों के पुल खुद ही बांधता जाता है लंबे लंबे, तो उसको बोलते हैं हम ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। आगे बढ़ता, स्नेक इन द ग्रास, देखो घास के अंदर अगर एक सांप बैठा है तो वो दिखेगा नहीं, छुपकर बैठा है, और जो सांप है ना वो आपके लिए दोस्ती का काम तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो आपके लिए किसका काम कर रहा है, एनिमी का। और ये ग्रास के अंदर जो सांप एक एनिमी बन के बैठा है, क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा है, तो ये आपके लिए कैसा एनिमी है, हिडन एनिमी,
तो इसीलिए इस इडियम का मतलब ही क्या होता है, हिडन एनिमी, यानी एक ऐसा एनिमी जो पीछे से छुपकर वार कर रहा है। तो कहते हैं ना, हिम्मत है तो सामने आके वार करना, पीछे से क्या छुपकर वार कर रहा है। तो ये पीछे से छुपकर वार करने के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं, एंड दैट इज अ स्नेक इन द ग्रास, यानी घास में अगर सांप बैठा है तो वो एनिमी आपका कैसा है, एक हिडन एनिमी है। आगे बढ़ते हैं, कोल्ड कंफर्ट। यार देखो, ये दोनों वर्ड्स ऐसे लिए इस इडियम में जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखो, कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक, लेकिन ये आरामदायक कैसा है, ठंडा, ठंडा यानी हल्का फुल्का। इंग्लिश में कोल्ड वर्ड है ना, किसी भी चीज के लो लेवल को शो करता है, यानी कंफर्ट तो है लेकिन ये कंफर्ट लो है, यानी बहुत ही कम कंफर्ट दे रहा है। और ऐसी कोई चीज जो बहुत कम कंफर्ट देती है वो आपको सेटिस्फैक्शन भी बहुत कम देती है, यानी ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत लिटिल सेटिस्फैक्शन देती है तो आप कहते हो यार मामला ठंडा ही रहा। मतलब मान लो अगर कोई व्यापारी है और वो अपना सामान बेचने गया तो वो तो क्या चाहेगा कि मेरा मैक्सिमम सामान बिके, लेकिन जब वो बेच करके वापस आया तो आपने उससे पूछा भाई कैसी रही सेल, तो उसने कहा यार मामला ठंडा ही रहा। मामला ठंडा रहा यानी उसको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जितनी कि वो सोच कर गया था कि इतना माल बिकना चाहिए, उतना उसका शायद बिका नहीं। यानी कंफर्ट तो मिला, बिका तो है, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल बिका ही नहीं है, बिका तो है लेकिन वो मामला ठंडा ही चला गया, यानी कि लो, कोल्ड ही चला गया, यानी उसे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन जब आपको मिले, यानी कि आपका रिजल्ट आया तो अच्छा है बट उतनी अच्छी परसेंटेज या उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप क्या कहते हो, आई हैड अ कोल्ड कंफर्ट। ठीक है यार, कोल्ड कंफर्ट यानी कि ना के बराबर सेटिस्फैक्शन मुझे मिली है, तो वहां इस इडियम को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फीस्ट वंस आईज अपॉन। वेरी गुड इडियम। देखो, इस इडियम का सीधा सीधा मतलब है, यानी कि फीस्ट वंस आई ऑन, आपने अपनी आंखें है ना किसी पे टिका ली है, यानी आप किसी चीज को घूर रहे हो, लेकिन अब ये जो चीज आप जिसको घूर रहे हो ये आपके लिए फीस्ट का काम कर रही है। फीस्ट का मतलब होता है दावत, और दावत हमेशा खुशी देती है, यानी कि ये जिस चीज को आप घूर रहे हो ना ये आपको क्या दे रही है, खुशी दे रही है, प्लेजर दे रही है। तो कहते हैं ना टकटकी भरी निगाहों से देखे ही जा रहा है, तो टकटकी भरी निगाहों से क्यों देख रहा है, क्योंकि वो देखना उसे क्या दे रहा है, प्लेजर, खुशी दे रहा है। तो टू गेज एट समथिंग विथ प्लेजर, आप किसी चीज को घूर रहे हो, गेज कर रहे हो, लेकिन ये गेजिंग आपको क्या दे रही है, प्लेजर। एक तो होता है गुस्से से घूरना, आप गुस्से से नहीं घूर रहे हो, आप उसे गेज, प्लेजर, आपको तसल्ली मिल रही है, आपको आरामदायक मिल रहा है, इसीलिए आप उस इडियम को कहते हैं फीस्ट वंस आई ऑन। कैसे याद रखेंगे, खुद की आंखें आपने कहीं टिका रखी है और वो आपको क्या दे रही है, फीस्ट दे रही है। फीस्ट का मतलब क्या होता है, प्लेजर दे रही है, यानी कि आपकी आंखें जब गेज करने पर आपको प्लेजर दे तब आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, फीस्ट वंस आई ऑन। हिट अ ब्रिक वॉल, यानी कि आप एक पत्थर यानी ईंट की दीवार पर हिट हो गए, लग गई, तो कहते हैं ना दीवार से सर फोड़ना, दीवार से सर फोड़ने के बराबर है। दीवार से सर फोड़ने के बराबर है मतलब नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, यानी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। 1 घंटे में आपने इसे जो समझाया ये वहीं का वहीं है, कोई जरा सा रत्ती भर भी इसमें प्रोग्रेस नहीं आई है, यानी कुछ भी नहीं समझा है, काला अक्षर भैंस बराबर है इसके लिए, है ना। यानी आपने अपना दीवार इस 1 घंटे में सर, मतलब जो आपने अपना सर है वो दीवार में ही भीड़ मारा है, मतलब आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिली है। अब ये इडियम बनी कैसी होगी, तो जब आप किसी ब्रिक वॉल को हिट करते हैं तो वो वॉल जरा सी भी खिसकती नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि वो वॉल आगे खिसक गई, तो जब वो वॉल आगे खिसकी नहीं है तो उस दीवार पर मारने से भी कोई प्रोग्रेस तो हुई नहीं। तो वहां से इडियम आई है कि अगर आपने अपनी दीवार पर हिट करा है यानी कि कोई प्रोग्रेस आपके काम में नहीं हुई है, जहां आप पहले थे आप अभी भी वही हो, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। व्हाई, बिकॉज यू हैव हिट इन अ ब्रिक वॉल, और आपके हिट करने से वो ब्रिक वॉल आगे नहीं खिसकने वाली। फिर है टू सिट ऑन द फेंस। अब इस इडियम को आप ऐसे याद रखें कि ये किसी का घर है और इसके घर के ये चारों किनारी पे यहाँ पे मान लीजिए फेंस लगी हुई है, और अब आप आ रहे हो, जैसे ही आप आए तो आपको मन में आया मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अब आप जब फेंस पर आ गए हो तो फेंस पर का मतलब है ना तो आप इस घर के बाहर हो और ना अब आप इस घर के अंदर हो, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर हो तो डेफिनेटली आप बाहर हो, और अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आप डेफिनेटली घर के अंदर हो, पर अभी आप तो कहाँ हो, फेंस के ऊपर हो ना। देखो क्या बोल रहा है, सिट ऑन द फेंस, कहाँ बैठे हो आप इस फेंस पर। ये जो मैंने डार्क लाइन ड्रॉ की है फेंस है, यानी आप बैठे हो फेंस पर। तो जब आप फेंस पर बैठे हो
तो ना आप घर के बाहर हो ना घर के आप अंदर हो, आप कैसी सिचुएशन में हो, आपके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, बाहर जाऊं अंदर जाऊं, यानी आप अभी कंफ्यूज्ड हो। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब कंफ्यूज्ड सिचुएशन भी होता है, यानी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां कोई रिजल्ट या कोई कहते हैं ना आंसर ले नहीं पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। या फिर आप ये भी कह सकते हो अवॉइड टेकिंग साइड, मतलब जब आप कोई साइड लेना ही नहीं चाहते हो। देखो दो दोस्तों के बीच बात चल रही है, दो दोस्त क्या दो दुश्मनों के बीच बात चल रही है, और ये आप हो। अब ये आपका भी दोस्त है और ये आपका भी दोस्त है, तो आपकी तो ऐसी स्थिति हो गई ना, इसका साथ दिया तो ये बुरा मान जाएगा और इसका साथ दिया तो ये। तो आपने क्या कहा, भाई तुम दोनों आपस में ही देख लो, ना मैं इसकी साइड हूं ना मैं इसकी साइड हूं, मतलब आप कहाँ हो, टू सिट ऑन द फेंस। आपने दोनों ही साइड लेने से क्या कर दिया, अवॉइड, बच रहे हो आप कि भैया मेरी ऐसी नौबत ना आए कि मुझे तुम दोनों में से चुनना पड़े। ठीक है, तो ऐसी केसेस में आप हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो उम्मीद है ये इडियम आपको याद हुई होगी, टू सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है कि यानी आपने वो अकाउंट में रख लिया है, अकाउंट यानी याद में रख लिया है, यानी आपने उस चीज को कंसीडर करने की सोच ली है। मतलब कई बार अपन कहते हैं ना, हाँ ठीक है तूने ये बात मुझे बता दी, मैं इसे देख लूंगा। या फिर मान लो मुझे कोई डिसीजन लेना है और आपने मुझे कोई पॉइंट बताया, तो मैंने कहा हाँ यार आपका पॉइंट बिल्कुल वाजिब है, मैं जब भी डिसीजन लूंगा तो आपका पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रख के लूंगा, क्योंकि आपका पॉइंट मुझे जरूर बताएगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है टू कंसिडर, यानी किसी चीज को क्या रखना, अकाउंट में रखना। अकाउंट में रखना यानी याद में रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उस चीज को अप्लाई कर सको, उसे देख सको कि भैया ये जो चीज है ये सही हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मतलब मैं जितना खा सकती थी ना उससे मैंने ज्यादा ही खाया है। बिटन ऑफ मोर मतलब, बिटन का मतलब होता है बाइट की थर्ड फॉर्म है, बाइट, बिट, बिटन, और बाइट का मतलब क्या होता है, खाना। तो आपने जो खाया है वो कैसा खाया है, मोर, मोर मतलब ज्यादा खाया है। किससे ज्यादा खाया है, जितना आप खा सकते थे, यानी आपने अपनी क्षमता से ज्यादा खा लिया। तो ये इडियम तो सिर्फ खाने की बात करी है। तो जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा खा लेते हो ना, जैसे मान लो अगर आपने आधी रोटी भी ज्यादा खा ली, तो आप देखा अपने आप 2-3 घंटे तक है ना परेशान ही रहते हो। आप 2-3 घंटे तक यही सोचते रहते हो यार आज ज्यादा खाने में आ गया, फिर आप इधर उधर वॉक करोगे, आपको इनडाइजेशन हो जाएगा, यानी आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में ही रहोगे। कब तक, जब तक आपका खाना वापस से उस पोजीशन तक डाइजेस्ट ना हो जाए जितनी की आपकी बॉडी को आवश्यकता थी, है ना। इसका मतलब ये इडियम सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, ये इडियम ये बताती है कि आपने अपने ऊपर इतने टास्क ले लिए हैं जरूरत से ज्यादा, जितने तो आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, या आप जितने हैंडल कर सकते थे। मान लो आप एक साथ में 5 काम हैंडल कर सकते थे, लेकिन आपने ले कितने लिए, आपने ले 8-9 काम लिए, तो अब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना। यानी टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, यानी जितना आप हैंडल कर सकते थे उससे आपने कई गुना ज्यादा ले लिया है। तो इसका मतलब अब आपको हैंडल करने में क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो आप इस इडियम को बोल सकते हो हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मैं जितना हैंडल कर सकती थी या जितना खा सकती थी उससे ज्यादा ही मैंने खा लिया है, या उससे ज्यादा ही मैंने टास्क ले लिए हैं जो अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहे हैं। तो ये आज की क्लास की कुछ इडियम्स थी जो अगेन आपको किसी ट्रिक से माध्यम से याद कराई गई हैं, या अगर उनके पीछे ओरिजिन बेस्ड स्टोरीज थी तो वो भी मैंने आपको बताई है। अल्टीमेट मेरा पर्पस ये है कि आपको इडियम बस याद होनी चाहिए, और उम्मीद है आपको याद हुई होंगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करें, आपके सजेशंस मेरे लिए मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। देखो इडियम एंड फ्रेज की वीडियो का मतलब ये नहीं कि वन वर्ड स्टॉप हो गए हैं, वो वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी और ये भी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।